वेलकम बैक दोस्तों। आज मैं आपके सामने रिसेंटली तेलुगु लैंग्वेज में रिलीज हुई एक अंडररेटेड थ्रिलर मूवी को लेकर आया हूँ, जिसका नाम है क्लू। तो चलिए फटाफट से मूवी की कहानी को स्टार्ट कर लेते हैं। उससे पहले लुटा दो प्यार, फॉलो इंस्टाग्राम। कहानी की शुरुआत में ही आधी रात को एक बंदा अपने कार की मिसिंग कंप्लेंट देने के लिए पुलिस स्टेशन आता है। वहाँ के कांस्टेबल से यही कहने लगता है कि सर कल रात मेरी कार मिस हो गई, कल ही उसका EMI पूरा हो गया था, प्लीज सर मेरी कार को फाइंड आउट करिए। लेकिन वो कांस्टेबल इस बंदे की कंप्लेंट लेने के बजाय इस बंदे को धक्का दे देता है। तभी वहाँ पर SI प्रकाश आता है। इस चीज को देखकर उस कांस्टेबल को बहुत डांटने लगता है कि हम पुलिस वाले पब्लिक की सर्वेंट है, पब्लिक की हेल्प करना चाहिए, न कि उनकी प्रॉब्लम बनना चाहिए। इस तरह से SI प्रकाश उस बंदे से उसके डिटेल्स, उसके गाड़ी के डिटेल्स हासिल कर लेता है। थोड़ी देर के बाद रोहित नाम का एक बंदा SI प्रकाश के पास आकर यही बात कहने लगता है कि सर 4 लोगों ने मेरी आंखों के सामने मेरी वाइफ का किडनैप कर लिया। प्रकाश उस जगह को दिखाने के लिए कहता है तो रोहित फटाफट से प्रकाश को लेकर उस जगह पर जाकर यही बात कहने लगता है कि इसी जगह से 4 लोग गाड़ी में आकर मेरी वाइफ को किडनैप कर लिया सर। उसके बाद SI प्रकाश रोहित को दोबारा पुलिस स्टेशन लाता है। उसके पत्नी की डिटेल्स पूछने लगता है। रोहित बताने लगता है कि मेरी बीवी का नाम पवित्रा है सर, वो बहुत ही मासूम है सर, उसे वो लोग कुछ कर देंगे, प्लीज सर आप फटाफट से मेरी वाइफ को ढूंढिए। इसी बातों ही बातों में एक लेडी पुलिस ऑफिसर सुनीता यहाँ पर आकर प्रकाश को 3 लोगों की मिसिंग फाइल्स देने लगती है। कहने लगती है कि सर कहीं पर भी इन तीनों का अता पता नहीं चला, कुछ क्लू ही नहीं मिला। तभी रोहित उन तीनों की फोटो देखकर शॉक में रह जाता है। प्रकाश से कहने लगता है अरे सर यही तीनों ने मेरी बीवी का किडनैप किया। यह सुनने के बाद प्रकाश भी शॉक में रह जाता है। ये तीनों तो 10 दिन से मिसिंग है, तो तुम्हारी वाइफ को कैसे किडनैप कर सकते हैं? क्या तुम्हारा इन तीनों के साथ कोई झगड़ा हुआ था? तो रोहित जो हुआ वो बताने लगता है कि एक्चुअली रोहित और उसकी पत्नी पवित्रा की नई शादी होने के बाद ये दोनों एक नए फ्लैट में शिफ्ट होते हैं। इन दोनों की जिंदगी बहुत ही मस्त तरीके से चलने लगती है और इसी तरह एक दूसरे से बहुत भी प्यार करते रहते हैं। इसी दरमियान में एक दिन जब रोहित अपने ऑफिस से वापस आता है तो पवित्रा थोड़ी उदास नजर आती है। इसकी उदासी को देखकर रोहित पवित्रा से इसका रीजन पूछने लगता है। पहले तो पवित्रा बताने से मना करने लगती है, लेकिन बाद में पवित्रा रोहित को जो सच है वो बताने लगती है कि इनकी फ्लैट के अपोजिट साइड में ही 3 बैचलर्स रहते हैं। वो तीनों लड़के हमेशा कोई ना कोई बहाना बनाकर पवित्रा के फ्लैट आने लगे और इसी तरह पवित्रा को इसके फ्लैट पर भी बुलाया। जब पवित्रा पुलिस की धमकी देने लगी तो उन तीनों ने पवित्रा को रोहित को मारने की धमकी देते हैं। तो ये जानने के बाद रोहित फटाफट से उन तीनों लड़कों के पास जाता है। इन तीनों का नाम होता है पवन, प्रशांत, वासु और उसी तरह इन तीनों का एक ड्राइवर भी होता है। यहाँ आने के बाद पहले तो रोहित इन तीनों से बहुत ही रिक्वेस्ट के साथ इन तीनों को समझाने लगता है कि मेरी वाइफ बहुत ही सीधी साधे इंसान है, आप लोग प्लीज मेरी वाइफ से थोड़ा दूर रहिए, वो बहुत ही मासूम है, उसे कुछ नहीं पता। यह सुनने के बाद पवन उसके दोस्त कहने लगते हैं ठीक है तुम्हारी वाइफ को नहीं छोड़ेंगे, लेकिन एक बार तुम खुद अपनी वाइफ को हमारे फ्लैट ले आओ, क्या मस्त लगती है तुम्हारी वाइफ। इस तरह से पवित्रा के बारे में बहुत ही वल्गर से बात करने लगते हैं। रोहित को गुस्सा आकर इन तीनों को पुलिस की धमकी देने लगता है। पवन उसके दोस्तों को भी गुस्सा आकर रोहित को बहुत मार पीट कर इसके कपड़े निकालकर इसके हाथ में रखते हैं और इसी तरह ये भी वार्न करने लगते हैं कि कल तुम खुद तुम्हारी वाइफ को हमारे पास ले आओगे, वरना तुम तो जान से हाथ धो बैठोगे। इस तरह से जलील करके वहाँ से भेज देते हैं। बेचारा रोहित अपनी पत्नी के पास आकर जो हुआ वो बताने लगता है। पवित्रा रोहित के जख्मों पर मरहम पट्टी करते हुए कहने लगती है कि हम दोनों दूसरे फ्लैट पर शिफ्ट हो जाएंगे, प्लीज आप फटाफट से दूसरे फ्लैट की तलाश करो। 2 या 3 दिनों बाद उसी तरह से रोहित किसी जगह पर एक नए फ्लैट को ढूंढ लेता है। जब यहाँ के सारे सामान नए फ्लैट में शिफ्ट कर रहे होते हैं, पवन और उसके दोस्त इन दोनों को ही देखते रहते हैं। इशारों से कहने लगता है कि हमसे बच नहीं पाओगे। खैर रात होने के बाद जब रोहित और पवित्रा अपने कार के जरिए से जब दूसरे फ्लैट जा रहे होते हैं, तब इत्तेफाक से इनकी गाड़ी के सामने पवन और उसके दोस्त आ जाते हैं। फटाफट से ये चारों अपनी गाड़ी से उतरकर रोहित को बहुत मारते पीटते हुए पवित्रा को अपने साथ कहीं पर ले चले जाते हैं। इस तरह से जो हुआ वो सारी बात रोहित प्रकाश से कहने लगता है। प्रकाश से बहुत रिक्वेस्ट करने लगता है कि आप प्लीज फटाफट से मेरी वाइफ को ढूंढ निकालिए, पता नहीं वो लोग उसके साथ क्या करेंगे। प्रकाश रोहित को दिलासा देकर वहाँ से भेज देता है। उसके बाद SI प्रकाश सुनीता को बुलाकर उस ड्राइवर के बारे में पता करने के लिए कहता है जो पवन और उसके दोस्तों के साथ था। एट द सेम टाइम दूसरी तरफ रोहित और पवित्रा उस ड्राइवर के घर आते हैं। वो ड्राइवर रोहित को देखकर यही बात पूछने लगता है कि कौन हो बे तुम। यह सुनने के बाद रोहित उस ड्राइवर को एक हथौड़े से मार पीट कर उसे जान से ही मार देता है और कोई भी क्लू ना छोड़ते हुए रोहित और पवित्रा यहाँ से चले जाते हैं। थोड़ी देर के बाद प्रकाश की टीम यहाँ पर आकर इस ड्राइवर की लाश को देखकर शॉक में रह जाते हैं।
प्रकाश तो यही सोचने लगता है कि इस ड्राइवर को किसने मारा होगा। उसके बाद प्रकाश की टीम रोहित के पुराने वाले फ्लैट पर जाते हैं। अब ऑफ कोर्स इनके फ्लैट के अपोजिट साइड ही पवन उसके दोस्तों का फ्लैट होता है, लेकिन इस फ्लैट को ताला लगा हुआ होता है। तो प्रकाश उस सिक्योरिटी गार्ड से इसी के बारे में पूछने लगता है कि ये तीनों कहाँ पर गए। सिक्योरिटी गार्ड कहने लगता है, अरे सर वो तो 10 दिन से मुझे दिखाई ही नहीं दिए, पता नहीं कहाँ पर गए। प्रकाश पूछने लगता है, क्या वो तीनों पवित्रा को तंग कर रहे थे। सिक्योरिटी गार्ड कहने लगता है, नहीं नहीं सर, ये आपको किसने कहा। उल्टा पवित्रा उन तीनों को तंग किया करती थी। वो तीनों तो पवित्रा से बहुत परेशान हो गए थे। कुछ दिनों बाद रोहित और उसकी बीवी ने फ्लैट खाली कर दिया। उसके बाद इन तीनों ने भी खाली कर दिया। इस तरह से प्रकाश को जो हुआ वो बताने लगता है। एक्चुअली जब रोहित अपने ऑफिस चला जाता है तो पवित्रा अपना असली चेहरा दिखाने लगती है, मतलब बियर सिगरेट वगैरह पीने लगती है। और उसी तरह दिखने में ऐसा लगता है कि पवित्रा अपने हस्बैंड रोहित को बिल्कुल भी लाइक नहीं करती, बस नाम के लिए रिश्ता निभा रही होती है। अब इसी अपोजिट फ्लैट में पवन और उसके दोस्त रहते हैं, जो बहुत ही सिंसियरली अपनी स्टडीज पर फोकसिंग रहते हैं। लेकिन पवित्रा अपने घर की खिड़की ओपन करके जानबूझकर इनको सेड्यूस किया करती थी। रात में रोहित वापस घर आने के बाद जब रोहित और पवित्रा रोमांस कर रहे होते हैं तो पवित्रा जानबूझकर अपनी खिड़की ओपन करती है ताकि इन दोनों का रोमांस वो तीनों देख सके। ये सारी चीजें देखने के बाद वो तीनों लड़के बहुत टेम्प्ट होने लगते हैं, अपनी पढ़ाई पर फोकस ही नहीं कर पाते। इन तीनों के मन में यही इच्छा होती है कि एक बार पवित्रा से बात करना होगा। तो मौका देखकर एक दिन पवन उसके फ्रेंड्स पवित्रा के फ्लैट जाते हैं जब रोहित अपने घर में नहीं होता। अब पवित्रा तो इसी मौके की तलाश में होती है। इन तीनों को अपने घर में देखकर और सेक्सी ड्रेस पहनने लगती है, इन तीनों के साथ डांस वांस करने लगती है और उसी तरह कांड भी करने लगती है। इस तरह से हर रोज जब रोहित अपने ऑफिस चले जाता तो पवित्रा इन तीनों को अपने फ्लैट बुलाकर इन तीनों के साथ एंजॉय करती रहती है। बेचारे तीनों थक कर सो जाते हैं तो भी नहीं छोड़ती। हर इस तरह से कुछ दिन गुजरने के बाद पवन उसके दोस्तों के एग्जाम्स चलने लगते हैं। सो इसी दरमियान में पवित्रा इन तीनों को कॉल करने लगती है अपने फ्लैट बुलाने के लिए, लेकिन ये तीनों पवित्रा उसके कॉल को इग्नोर करते रहते हैं। यही सोच लेते हैं कि अब हम तीनों पवित्रा के फ्लैट नहीं जाएंगे, अगर उसके हाथ लग गए तो वो तो हमारा चूस लेगी, मतलब खून। लेकिन फिर भी पवित्रा इन तीनों के फ्लैट आकर इन तीनों को बहुत डांटने लगती है कि क्या हो गया तुम तीनों को, मुझे और मेरे कॉल्स को इग्नोर कर रहे हो, फटाफट से रेडी होकर मेरे फ्लैट आ जाओ। ये तीनों रिक्वेस्ट करने लगते हैं कि पवित्रा जी कुछ दिनों बाद हमारे एग्जाम स्टार्ट होने वाले हैं, अब हम आपके साथ टाइम स्पेंड नहीं कर सकते, हमारा करियर बर्बाद हो जाएगा। पवित्रा कहने लगती है, करियर, पहले कहाँ गया था तुम्हारे करियर। इस तरह से कहते हुए इन तीनों को एक एक छापड़ लगाते हुए इन तीनों को एक वीडियो दिखाने लगती है जिसमें पवित्रा और इन तीनों के साथ जो कांड किया था वो सारी वीडियोस होती है। ब्लैकमेल करने लगती है कि अगर तुम तीनों मेरे साथ कमरे में नहीं आए तो ये वीडियो मैं सोशल मीडिया में वायरल कर दूंगी। ये वीडियो देखकर तुम्हारे माँ बाप तुमको घर से निकाल देंगे, कहीं पर भी तुमको जॉब नहीं मिलेगी। अब इन तीनों के पास कोई भी ऑप्शन नहीं होता तो ये तीनों पवित्रा की बात को मानने लगते हैं। इस तरह से पवित्रा इन तीनों के साथ जबरदस्ती बलात्कार करने लगती है। एक दिन उस अपार्टमेंट का सिक्योरिटी गार्ड ये सारी चीजें अपनी आंखों से देखने लगा कि किस तरह से पवित्रा इन तीनों को टॉर्चर किया करती थी। तो इस तरह से ये सारी बात एसआई प्रकाश को बताने पर एसआई प्रकाश तो कंफ्यूज में रह जाता है कि किसकी बात को सच माने, रोहित की बात को या तो फिर इस सिक्योरिटी गार्ड की बात को। खैर इसके बाद जब प्रकाश वापस अपने पुलिस स्टेशन जाता है तो सुनीता ब्रोथल हाउस को रन करने वाले सुब्बू नाम के एक बंदे को गिरफ्तार कर चुकी होती है, उसके साथ ये एक औरत भी होती है। सारी बात जानने के बाद प्रकाश सुब्बू को बहुत डांटने लगता है कि तुम जैसे लोगों की वजह से ही मासूम लड़कियों की जिंदगी बर्बाद हो रही है, तुम जैसे लोगों को जेल के अंदर ही रहना चाहिए। उसके बाद प्रकाश सुनीता से पवित्रा के केस के बारे में ही बात करने लगता है कि सुनीता समझ नहीं आ रहा किसकी कहानी पर भरोसा करे। एक कहानी में पवित्रा पवित्र है, दूसरी कहानी में पवित्रा अपवित्र है। इस तरह से जब फोटो देख रहा होता है तभी सुब्बू पवित्रा की फोटो देखकर प्रकाश से कहने लगता है, अरे सर इसका नाम तो पवित्रा नहीं है, इसका नाम शांति है, एक बहुत बड़ी प्रोस्टिट्यूट है, हमेशा किसी न किसी बंदे को अपना हस्बैंड बनाकर उसके साथ जिंदगी गुजारती रहती है। यह सुनने के बाद प्रकाश शॉक में रह जाता है। सुब्बू से कहने लगता है कि 3 लोगों ने अब फिलहाल पवित्रा को किडनैप किया। सुब्बू कहने लगता है, क्या बात कर रहे हो सर आप, वो लड़की खुद 100 लोगों को किडनैप कर सकती है, उसे कौन किडनैप करेगा। सागर नाम का एक बंदा है, शांति और सागर के थोड़े बिजनेस लिंकअप है। इस तरह से कहते हुए प्रकाश को सागर का गेस्ट हाउस का एड्रेस बताने लगता है। तो प्रकाश की टीम फटाफट से वहां पर जाने लगते हैं। एट द सेम टाइम दूसरी तरफ रोहित और पवित्रा सागर के गेस्ट हाउस आकर वहाँ पर जो सागर के बंदे होते हैं उन सारे लोगों को बहुत मारने पीटने लगते हैं, सागर के आदमियों को जान से ही मार देते हैं। जब ऐसे प्रकाश अपनी टीम के साथ यहाँ पर आता है
तो सिर्फ लाशें ही मिलती है। दोबारा शौक में रह जाते हैं कि इन लोगों को किसने मारा होगा। खैर उसी रात रोहित और पवित्रा डेविड नाम के एक बंदे के पास जाकर इसको भी मार देते हैं। जब डेविड के मरने की खबर प्रकाश को पता चलती है, पुलिस वाले क्राइम स्पॉट पर जाते हैं। इंस्पेक्शन करने पर पता चलता है नो क्लू। एट द सेम टाइम दूसरी तरफ रोहित और पवित्रा किसी जगह पर किसी का वेट करते रहते हैं। रोहित कहने लगता है कि अब हमारा प्लान मिस नहीं होना चाहिए। ये सुनने के बाद पवित्रा अपने चेहरे पर मास्क पहनकर अकेले ही रास्ते पर जाने लगती है। थोड़ी देर के बाद इसी रास्ते से प्रकाश अपनी गाड़ी से आ रहा होता है। अकेली लड़की पवित्रा को देखकर इसके बारे में पूछने लगता है कि इतनी रात को कहां पर जा रही हो। पवित्रा बहाना बनाने लगती है कि सर मैं अभी अभी गांव से आई हूँ, यहीं पर मेरा घर है। तो प्रकाश कहने लगता है ठीक है, आप मेरी गाड़ी में बैठ जाइए, मैं आपको ड्रॉप कर दूंगा। रात को अकेली लड़की इस तरह से जाना सेफ नहीं है। इस तरह से जब ये दोनों गाड़ी में जा रहे होते हैं, इसी दरमियान में पवित्रा के चेहरे से उसका मास्क हट जाता है। प्रकाश पवित्रा के चेहरे को देखकर शॉक में रह जाता है। एट द सेम टाइम रोहित हथौड़ा लेकर प्रकाश के गाड़ी के सामने आता है, शायद इसको मारने के लिए। लेकिन प्रकाश पवित्रा को लेकर अपने अड्डे के पास आता है। पवित्रा को बांधकर इसको बहुत मारने पीटने लगता है। कहने लगता है कि तुम लोग जैसा समझ रहे हो मैं उतना अच्छा पुलिस वाला नहीं हूँ। तुम दोनों ने मेरे सारे आदमियों को मार दिया। सागर, डेविड, पवन उसके दोस्त, मैं इन लोगों के साथ बिजनेस कर रहा था। उन लोगों के साथ मेरी अच्छी खासी डीलिंग्स थी और अब मुझे भी मारने चले। बताओ क्यों मारना चाहते हो? उन लोगों को क्यों मारा? तो पवित्रा प्रकाश को जो हुआ वो बताने लगती है। सीन थोड़ा फ्लैशबैक में जाने लगता है। एक्चुअली रोहित की बहन का नाम होता है वेनेला। रोहित की फैमिली अपने लाइफ में बहुत खुश थे। रोहित अपनी बहन वेनेला से बहुत प्यार करते रहता है। इतना प्यार लफ्जों में बता ही नहीं सकते। कुछ दिनों बाद वेनेला अपने आगे की स्टडीज करने के लिए हैदराबाद आती है। अब यहाँ पर एक और बात यह है कि वेनेला और पवन एक दूसरे से प्यार करते रहते हैं। जब वेनेला पढ़ाई करने के लिए सिटी आती है तो इन दोनों का मिलना और आसान हो जाता है। एक दिन पवन अपने बाकी दोस्तों को अपने फ्लैट बुलाकर वेनेला के लिए सरप्राइज बर्थडे पार्टी भी अरेंज करता है। ये देखकर वेनेला बहुत खुश होने लगती है। पार्टी शार्टी होने के बाद प्रशांत और वासु इस फ्लैट से जाने के बाद वेनेला और पवन थोड़ा कांड करने लगते हैं। तभी हम ये देखते हैं कि पवन के कमरे में एक कैमरा है जो इस चीज को रिकॉर्ड कर रहा होता है और ये वीडियो पवन के बाकी दो दोस्त अपने मोबाइल फोन में देख रहे होते हैं। दूसरे दिन जब रोहित अपने बहन को कॉल करता है तो इसी बातों ही बातों में वेनेला रोहित को पवन के बारे में बताने लगती है कि मैं पवन नाम के एक लड़के से बहुत प्यार करती हूँ। वेनेला के फैमिली वाले मान जाने पर वेनेला यही खुशखबरी पवन को आकर सुनाने लगती है कि जल्द ही हम दोनों की शादी होने वाली है। पवन कहने लगता है कि वेनेला मेरे पास भी तुम्हारे लिए एक गुड न्यूज है। ऐसा कहते हुए पवन वेनेला को रोमांस वाली वीडियो दिखाने लगता है। अब वेनेला को समझ में आ जाता है कि पवन एक बहुत बड़ा चीटर है, इसके साथ धोखा किया। जब इस फ्लैट से बाहर जाने ही वाली होती है तो पवन, उसके दोस्त और उसका ड्राइवर वेनेला को बेहोशी की दवा डालकर उसको एक कमरे में लॉक कर देते हैं और उसी तरह ये चारों मिलकर वेनेला का बहुत बुरी तरह से बलात्कार भी करने लगते हैं। ये होने के बाद पवन उसके दोस्त वेनेला से उसके भाई को कॉल करके फटाफट से पैसे ट्रांसफर करने के लिए कहते हैं। ट्रांसफर करोगी तभी तुम यहाँ से जा पाओगी। तो बेचारी वेनेला फटाफट से अपने भाई रोहित को कॉल करके पैसे इसके अकाउंट में ट्रांसफर करने के लिए कहती है। वेनेला की आवाज सुनकर रोहित समझ जाता है कि वेनेला किसी परेशानी में है। जब तक वेनेला रोहित को अपनी प्रॉब्लम बता पाती, पवन फटाक से कॉल काट देता है। खैर पवन उसके दोस्त डेविड नाम के एक बंदे से एक छोटा सा बिजनेस भी करते रहते हैं, गांजा का बिजनेस। तो इस बार ये तीनों डेविड को पैसे देने के बजाय वेनेला को ऑफर करने लगते हैं। तो डेविड भी कमरे में जाकर वेनेला के साथ बलात्कार करने लगता है। दूसरी तरफ रोहित सिटी आकर वेनेला के फ्रेंड से वेनेला के बारे में पूछते रहता है, लेकिन कहीं पर भी उसका पता नहीं चलता। दूसरी तरफ प्रकाश पवन के पास आता है अपना हफ्ता लेने के लिए, लेकिन इन दोनों के पास पैसे ना होने की वजह से ये तीनों प्रकाश के सामने वेनेला को ऑफर करते हैं। तो प्रकाश भी वेनेला का बलात्कार करने लगता है। ये सब कुछ होने के बाद फाइनली ये तीनों वेनेला को सागर नाम के एक बंदे को बेच देते हैं 50 लाख रुपए में, क्योंकि सागर पहले से ही लड़कियों का बिजनेस करते रहता है। तो सागर वेनेला को लेकर शांति के पास आता है, कहने लगता है कि कल ये लड़की दुबई जाने वाली है, फटाफट से इसे रेडी कर दो और इसी तरह इस पर नजर भी रखो। अब बेचारी वेनेला तो अनकॉन्शियस होती है। इसी बेहोशी के हालत में वेनेला अपने भाई को ही याद करती रहती है कि भैया तुम कहाँ पर हो, मुझे बचा लो। वेनेला की हालत को देखकर शांति को खुद का हादसा याद आने लगता है कि किसी ने शांति को भी इसी तरह से भेज दिया था। तो बहुत ही हिम्मत जुटाकर शांति वेनेला को हॉस्पिटल पहुंचाती है, उसका ट्रीटमेंट करवाने लगती है। उसके बाद वेनेला से रोहित का फोन नंबर लेकर उसे सारी बात बताकर उसको हॉस्पिटल बुलाती है।
वेनिला होश में आने के बाद इसके साथ जो हुआ वो सारी बात रोहित को बताने लगती है। सच जानने के बाद रोहित और शांति उन सारे लोगों का जान से मारने का डिसाइड कर लेते हैं। तो इस तरह से पहले रोहित शांति को अपनी वाइफ बनाकर पवन के अपोजिट फ्लैट में रहने लगे। शांति जानबूझकर पवन और उसके दोस्तों को सेड्यूस करने लगी और एक दिन मौका देखकर शांति उन तीनों को किसी सुनसान जगह पर लाती है। ऑफ कोर्स यहाँ पर रोहित होता है। अपने बहन की जिंदगी बर्बाद करने की जुर्म में इन तीनों को बहुत बुरी तरह से मार देता है। उसके बाद जो लोग इस क्राइम में इन्वॉल्व हुए, रोहित और शांति उन सारे लोगों को मारने लगे। सो प्रेजेंट डे पर रोहित उस जगह पर आ जाता है जहाँ पर शांति बंदी होती है। ऐसे प्रकाश से बहुत फाइट करके फाइनली इसको भी मार देता है। दूसरी तरफ जब सुनीता को प्रकाश की मौत की खबर मिलती है, ये बहुत खुश होने लगती है क्योंकि अकेले में प्रकाश सुनीता के साथ भी मिसबिहेव किया करता था। फाइनली डायरेक्टर भाई साहब लड़कियों के लिए एक छोटा सा मैसेज लिखते हैं कि प्यार करना गलत नहीं है, लेकिन प्यार करने से पहले सामने वाले इंसान को अच्छी तरह से जानो। जिंदगी बर्बाद होने से पहले सावधान रहे। इस तरह से ये मूवी यहाँ पर दी एंड होती है।